सुबह बोलेगा में बात करेंगे भीड़ का कानून। देश में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच मॉब लिंचिंग भी शुरू होती नजर आ रही है। आपको बता दें, जगह जगह से मॉब लिंचिंग के केस सामने आ रहे हैं। शर्मनाक बात यह कि भीड़ अब अपना कानून खुद से बना रही है और रोकने वाला कोई नहीं है। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं उस पर नजर डालते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मामला है कासगंज का, जहां ढोलना थाना क्षेत्र के गांव वाहिदपुर में दबंग ग्राम प्रधान ने 3 लोगों को रस्सियों से हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा। किसी ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़ितों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्रधान प्लॉट पर अवैध कब्जे के साथ निर्माण कार्य करवा रहा था। एसपी के मुताबिक तहरीर व जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ढोलना का एक वीडियो जो है रस्सी से बांध के ज़मीन पे लेटे हुए कुछ 3 लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें खोजबीन की जा रही है। प्राथमिक सूचना जो मिल रही है वो है कि कुछ ज़मीन के विवाद को लेके इस तरीके की जो है हाथापाई दोनों पक्षों में हुई थी और कौन इसके पीछे है, कौन लोग इसमें और शामिल है, जिस लोगों ने ये कार्य कृत्य किया है, विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जो भी तहरीर दी जाएगी पक्ष द्वारा लिखी जाएगी। अगली खबर है अजमेर से। युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पाकिस्तान चले जाओ बोलते हुए भीड़ दिखाई दे रही है। अजमेर की घटना 20 अगस्त की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीड़ित युवक का अभी तक पता नहीं लग पाया है। खबर इंदौर से है। मुस्लिम युवक की पिटाई के वायरल हो रहे वीडियो पर गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। गृह राज्य मंत्री ने दावा किया है कि युवक हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था और उसके पास से 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से चूड़ी बेच रहे एक मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और घटना को लेकर हंगामे के बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सतना में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई। घटना नागौद कस्बे की है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर शशांक सिंह और सुजीत सिंह नामक युवकों सहित 4 लोगों ने पीड़ित संतोष पांडे को रोका और अपहरण कर कस्बे से दूर ले जाकर डंडों से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहां पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे। उसको लेकर के इसमें जो है एफआईआर की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। दबंगों ने उनके साथ में मारपीट की, अमानवीय व्यवहार किया। आज से मुलाकात की है, आपने देखा है। अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हमने संबंधित थाना प्रभारी को दिया है। उसका परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि भीड़ के इस कानून पर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे इनको अराजक बनने से रोका जाएगा और कब प्रशासन मुखदर्शक न बनकर अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
हाँ, मध्य प्रदेश के दो मामले हैं, एक सतना का, एक इंदौर का, जहां पर चूड़ी वाला जो मामला है इंदौर का कि चूड़ी बेचने वाले युवक से पहले उसका नाम पूछा जाता है, उसके बाद जब वो अपना नाम गलत बताता है फिर उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है, फिर उसकी पिटाई की जाती है। अब ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि आपको पहले अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको अपना नाम बताना होगा। कोई भी काम धंधा अगर आप करने जाते हैं पब्लिक प्लेस पर तो आपको अपना नाम पहचान बताना ज़रूरी होगा। तो क्या अब अगर नाम पहचान किसी वर्ग विशेष से है तो क्या उसको अधिकार नहीं है? क्या संविधान में ऐसा अधिकार नहीं है कि सभी लोग काम कर सकें, व्यवसाय कर सकें? क्या संविधान बदल गया है? इसी पर हम बात करें, हमारे साथ गणेश तिवारी हैं, संवाददाता इंदौर से। गणेश, ये जो मामला इंदौर में देखने को मिला, काफ़ी सुर्खियां इसने बटोरी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर और एक सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक जो ढांचा हमारा बना हुआ है कि क्या अब लोगों को नाम बताकर अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा? अपनी पहचान, जो आपकी जाति है, जो आपका वर्ग है, वो बताना ज़रूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने सही प्रश्न किया है कि जो जिस तरह सांप्रदायिक अराजकता को एक बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान में, वो बेहद ही गलत है। और निश्चित तौर पर जो एक इंदौर की जो घटना सामने आई है कि एक चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का उससे जाति या धर्म पूछकर उसके साथ हालांकि मारपीट की गई और उसे मारा भी गया, उसका सामान भी बिखेरा गया। जहाँ पर भीड़ ने, हालांकि वहां पर भीड़, आक्रोशित भीड़ ने उसे कई लोगों ने लोगों को भी उत्तेजित किया। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो इस पर प्रशासन ने जरूर पहल की थी और जो संबंधित व्यक्ति था, जो युवक था तस्लीम, जिसका नाम तस्लीम बताया जा रहा है, उसने जब थाने में संपर्क करके वहां पर आवेदन दिया था अपने साथ जो घटना हुई थी, तो पुलिस ने अगर बात करें तो हालांकि इस घटना को भी तुरंत संज्ञान से लिया था और 3 लोगों के खिलाफ जो है कायमी की थी, FIR दर्ज किया गया था। हालांकि तीनों व्यक्तियों को फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर एक मीडिया को एक बयान दिया था, वहां से पूरा मामला जो है सामने आता है, जहां पर कहा गया था कि जो व्यक्ति था, मुस्लिम युवक था, वो हिंदू नाम रखकर जो है वहां पर उस एरिया में जाकर जो है सामान बेच रहा था और उसके साथ जो है फर्जी ID और आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। जिसके बाद पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद और वहां पर हालांकि व्यक्ति की बात करें तो जो व्यक्ति था उसका सबसे बड़ी चीज अगर बात करें तो वहां पर व्यक्ति द्वारा जो शिकायत की गई थी और लोगों के द्वारा जब शिकायत की गई तो एक महिला द्वारा, एक जो बच्ची है नाबालिग, उसके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि जो लड़का था, जो तस्लीम था, वो हिंदू नाम बताकर और वहां बिल्कुल। गणेश, आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र लखनऊ से। राजेंद्र, अपनी राय दीजिए। जल्दी आ जा राजेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, अपनी राय दीजिए। हेलो, ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता सतना से पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, सतना का जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 लोग एक युवक को अपहरण करके ले जाते हैं, बंधक बना कर ले जाते हैं सुनसान जगह पर, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा यह पूरा मामला 15 अगस्त के दिन का है, जब सुजीत सिंह और शशांक सिंह के द्वारा एक संतोष पांडे नामक व्यक्ति को उनको अगवा कर और पैसे की मांग उनसे की जा रही थी, जिसको लेकर यदि जो संतोष पांडे जी हैं जिनके पास पैसे नहीं थे तो उसके लिए उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिस पर उनको थूक कर चटवाया गया था और लाठी से उन पर हमला भी किया जा रहा था। फिर उनके पैर को चूमने की बात भी कही गई थी, जिसके बाद उनका एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरा प्रशासन चेता था और साथ ही जो एक ब्राह्मण समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता और लोग हैं उन्होंने SP से तत्काल इस मामले पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर जो पूरा का पूरा जिला प्रशासन है इसमें सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कई सारे एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जी पुष्पेंद्र, किस तरह का मामला था? क्या पुरानी रंजिश थी या कुछ लेन देन का मामला था? क्यों उसको ले जाकर इस तरह से पीटते हैं, थूक चटाया जाता है उससे?
बिल्कुल आपको बताना चाहूँ, दरअसल ये मामला है कि जो शशांक सिंह था उससे जो संतोष पांडे जी है उनके द्वारा 15,000 रुपए का एक अमाउंट लिया गया था, जिसको नहीं देने पर उन्होंने ये कदम उठाया था और इसके बाद एक अमानवीय व्यवहार उनके साथ अगर किया आप गया। पैसा पहले देते हैं, अगर कोई पैसा नहीं चुका पाता है तो उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, बहुत शर्मनाक है। और हमें तो लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। दो मामले वहां से आ रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र कॉलर जो हमारे हैं एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं। जी सर, अपनी राय दीजिए। मेरा यह मानना है कि भारत में कहीं भी कोई व्यापार करता है, कहीं भी कोई नया व्यक्ति इधर से उधर किसी भी जिले या प्रदेश में जाता है तो उसको अपनी एंट्री पुलिस थाने में करानी पड़ती है। बिल्कुल, अगर आप किसी प्रदेश में कहीं व्यापार करने जाते हैं तो आपको अपना ब्यौरा जो है वो उस संबंधित थाने में देना होता है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन ये नौबत क्यों आती है कि आप अपना नाम छिपा रहे हैं? पहला सवाल तो ये बनता है कि आप अपना नाम क्यों छिपा रहे हैं? आपको डर है इसका मतलब कि अगर मैं अपना सही नाम बताकर ये व्यवसाय करूंगा, जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, तो शायद उसका व्यवसाय नहीं होगा, लोग हिंसक हो जाएंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ गणेश बने हुए। गणेश, आखिर जो पीड़ित था जिसके साथ मारपीट की गई है उसका कहना क्या है? आखिर उसने नाम क्यों छिपाया? क्या उसे डर था पहले से अगर मैं अपने सही नाम के साथ अगर जाता हूं तो मेरे ऊपर हमला हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर बात करें तो हालांकि पीड़ित के खिलाफ, क्योंकि पीड़ित को अभी पुलिस ने हालांकि रिमांड पर 4 दिनों के लिए रिमांड पर रखा है और आज ही अगर आप बात करें तो पुलिस ने जहां उसे पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया था और हालांकि अब पुलिस ने 4 दिनों के लिए रिमांड पर रखा है। इसके आगे की बात पूछताछ में ये चीजें साबित हो पाएंगी कि आखिर उसे नाम बदलने की नौबत क्यों आई। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर आपने निश्चित तौर पर सही किया है कि 2 तरह के प्रश्न उठते हैं कि पहला चीज, किसी भी क्षेत्र में जाकर सामान बेचने को लेकर अपने नाम का या अपनी पहचान क्यों छिपाना, और दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर आता तो उसको घेराबंदी करके अगर दूसरे समुदाय का व्यक्ति है तो उसे मारना भी क्यों। दोनों तरह की बातें हालांकि यहाँ पर गलत है अगर देखें, दोनों पहलू से देखें तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जो उठ रहा है वहां पर नाम छिपाने को उठ रहा है, क्योंकि जो तस्लीम है उसके पास से अगर बात करें तो 2 आधार कार्ड और 1 वोटर आईडी भी मिला है। आप बात करें तो जहां वोटर आईडी की बात करें तो उस पर एक, हालांकि वो वोटर आईडी जला हुआ था जिसका उसका नाम तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो उसके पिता का अगर नाम की बात करें तो वहां पर मोहन सिंह जरूर दिख रहा है। साथ ही जो 2 आधार कार्ड है उन आधार कार्डों की बात करें तो एक आधार कार्ड में उसका जहां तस्लीम नाम दिख रहा है तो दूसरे में असलीम नाम दिख रहा है। तो ऐसा में बड़ा सवाल हालांकि यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर नाम क्यों बदलना, क्योंकि अगर बात करें तो इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावना को भी और सांप्रदायिक को भी रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं दोनों पक्षों द्वारा, हालांकि इस तरह की जो घटनाएं आई हैं दोनों तरफ की अगर बात करें तो दोनों तरफ से निंदनीय है, क्योंकि किसी को भी अगर भारत की बात करें तो किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में उसे समान अधिकार है कि वो कहीं पर जाके किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसे पूरी तरह से अपना व्यापार करने की पूरी तरह से छूट है और वो अपना सामान बेच सकता है। साथ ही अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को जिस कदर नाम छिपाने की बात है तो नाम जरूर उससे, क्योंकि एक गोपनीयता की बात करें और जिस कदर अभी काफी ज्यादा अगर लव जिहाद की बात करें तो लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार भाजपा सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लव जिहाद को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है और उसी से जोड़ते हुए इस बात को भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई चीजें अभी हाल ही में बात करें तो जहां उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी इसके पहले जो है वहां पर तालिबान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। तो उन तमाम बातों को देखते हुए हालांकि अब इन बातों को जोड़ा जा रहा है और इन बातों को जोड़ने के बाद ही अब जो है जो तस्लीम है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बहरहाल ये देखने की बात होगी, क्योंकि अब उसे 4 दिनों के लिए रिमांड पर रखा गया। अब सामने क्या बातें आती हैं, आखिर तस्लीम ने ऐसी हरकत क्यों की या क्यों उसे करना पड़ा, आखिर क्या मजबूरी थी कि उसे वहां पर जाकर नाम अपना बदलना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है कि अगर ठीक है, अगर यह मान लेते हैं कि नाम बदलने की किसी डर की वजह से करनी पड़ी हो, लेकिन अब नया बात सामने आ रही जहां पर छेड़छाड़ी की भी घटना सामने आ रही है, क्योंकि एक नाबालिग द्वारा जो है छेड़छाड़ की भी शिकायत की गई है कि जो तस्लीम था उसके साथ उसने जो है जो लड़की थी उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत भी। गणेश, जैसा आप बता रहे हैं कि छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है, ये जब घटना हो गई उसके बाद उस पीड़ित की वजह से पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पहले का मामला है छेड़खानी का?
हाँ देखिए, अगर पीड़ित की बात करें तो पीड़ित का यही कहना है कि जो लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, वो रिपोर्ट शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जा रही थी, लेकिन जो व्यक्ति समुदाय विशेष की तरफ से कई जो ऐसे संगठन थे उनकी तरफ से फोन कॉल आने चालू हो गए थे और उस पीड़ित परिवार को जो है डराया और धमकाया भी गया था। हालांकि जिसके बाद जो गणेश आपसे जानना ही चाहेंगे, जब उस व्यक्ति की पिटाई की गई, जैसा तस्लीम नाम उसका सामने आ रहा है चूड़ी वाले की, उस पिटाई से पहले वो छेड़खानी का मामला है, पिटाई होने के बाद छेड़खानी का मामला दर्ज कराने पहुंची है युवती? देखिए, सारी अगर घटनाओं की बात करें तो क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने आई थी जिसमें तस्लीम की जो है कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जो है पिटाई की गई थी और उसी का वीडियो वायरल हुआ था। और पिटाई के बाद ही, हालांकि पहले तस्लीम के द्वारा भी शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन इसके बाद जो है उनके परिवार वालों ने और उनके कई लोगों ने जाकर इस बात की शिकायत की थी, जिसके बाद हालांकि तीनों लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो भीड़ को उकसाया था, जो लोगों को उत्तेजित कर रहे थे या सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ हालांकि FIR दर्ज हुई थी और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें, यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें सामने आई, जहां पर गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा ने आधार कार्ड की बात कही, फर्जी नाम बताने की बात कही और इसके बाद जो नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना की बात करें तो वो भी सारा घटनाक्रम जो है, हालांकि तस्लीम पे पिटाई के वीडियो सामने आने के बाद और तस्लीम की तरफ से शिकायत करने के बाद ही ये चीजें सामने आई हैं। जी गणेश, राजनीति भी बहुत तेज हो गई है इस वक्त मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरह से इंदौर का मामला सामने आया है। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति पूरी तरह से तेज हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अगर भारत की बात करें तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में सभी व्यक्ति को पूरी तरह से आजादी हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी विशेष समुदाय का हो, उसे पूर्णतः स्वतंत्र है, वो कहीं पर जाकर किसी तरह का भी व्यापार, बिजनेस या रह सकता है। तो निश्चित तौर पर जो घटना पहले सामने आई थी, उस घटना की अगर बात करें तो वो बेहद निंदनीय था, लेकिन अब जिस कदर उसको राजनीति से जोड़ते हुए अब कई ऐसी जानकारियां, कई ऐसी बातें सामने आ रही है जहां पर तस्लीम ही दोषी साबित होता है, तो निश्चित तौर पर अब राजनीति पूरी तरह से तेज नजर आ रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है सांप्रदायिक रंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो तस्लीम था उसके पास से ऐसे फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं और जो नाम बदलकर ऐसे क्षेत्र में जाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था या फिर उसे लव जिहाद से भी जोड़ने की भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है। जी एक कॉलर जुड़ गई हैं अलीगढ़ से, रीना अपनी राय दीजिए। हाँ सर जी नमस्ते। मैं रामेन मेडिकल में मैं काम करती थी माली के पद पे। तो डॉक्टर ने मेरे साथ में छेड़छाड़ी करी थी, लेकिन मैं सब जगह वो दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी अभी तक ना कोई सुनना नहीं है। जी, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कराइए और शिकायत नहीं होती तो अब जो बड़े अधिकारी उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाइए। हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं भीड़ का कानून। जो भीड़ है उसने अपना कानून बना लिया है, वही सब कुछ है, वही पुलिस है, वही कानून है,
वही जज बन बैठी है। जहां मन आ रहा है लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और ताज़ा मामला जो हम आपको बता रहे हैं इंदौर का और सतना का, जहां इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई की जाती है, दूसरी तरफ सतना में एक युवक को बंधक बनाकर ले जाते हैं, उसकी पिटाई की जाती है। इन्हीं दोनों खबरों बने हुए हैं। वापस हम पुष्पेंद्र के पास आएंगे। पुष्पेंद्र हमारे साथ सतना से बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, जैसा कि आपने बताया कुछ रुपए उधार दिए गए थे, उसको वो चुका नहीं पा रहा था, फिर वो दोनों युवक उसको ले जाते हैं, बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन क्या सवाल आखिर उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल हो चुका है? पुलिस का नियंत्रण नहीं लोगों पर, लोग बेखौफ हैं, कोई डर नहीं किसी पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ जिस तरह सतना में ये घटना का वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद ऐसा साफ तौर पे जाहिर होता है कि ऐसी कई घटनाएं घटित होती होंगी जिस पर लोग दूसरों पर प्रताड़ित करते होंगे, लेकिन इसकी वजह ये है कि वीडियो या ऐसे कोई एविडेंस जो है सामने नहीं आ पाते, जिसकी वजह से पुलिस उन पर कार्रवाई करे। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि यदि जब एक वीडियो बनाकर लोग दबंगई के साथ वायरल कर सकते हैं, तो उसके अलावा और जो वीडियो नहीं बनाते हैं या जो सबूत है उनसे हटकर भी जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं, वो भी ऐसा कोई ना कोई कार्य जरूर करते होंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस का डर है, भय, वो पूरी तरह से लोगों पर समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल, पुलिस का डर जो है वो खत्म हो चुका है, किसी को कोई डर नहीं है। हम वापस गणेश के पास आए। गणेश, जिस तरह से चूड़ी वाले को पिटाई का मामला सामने आया है और इसको कुछ वर्ग विशेष के जो लोग हैं इसे राष्ट्रवाद का नाम दे रहे हैं, वो राष्ट्रवाद के चश्मे से देख रहे हैं कि हमने जो किया सही किया। एक वर्ग जो वर्ग विशेष का जो युवक था वो नाम बदलकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। क्या इसे राष्ट्रवाद कहना सही है, उचित है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा है, पहली चीज अगर वो व्यक्ति गलत था या फिर नाम बदल कर वहां पर सामान बेच रहा था, तो सबसे पहली चीज तो अगर बात करें तो राष्ट्रवादी असली अगर राष्ट्रवादी है तो हमें संबंधित पुलिस स्टेशन पर शिकायत करनी चाहिए, उसकी सूचना देनी चाहिए। किसी व्यक्ति की आप आम पिटाई नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर बोला जाए तो ये राष्ट्रवादिता किसी तरह से नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है या अराजकता को बढ़ावा देना। अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं, अगर वहां सुनवाई ना हो तो आला अधिकारियों से कर सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना कोई ऐसा अधिकार आपको संविधान नहीं देता कि कानून आप हाथ में लें। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ गए हैं कासगंज से। प्रशांत, कासगंज में जो मामला देखने को मिला है कि जो प्रधान है, दबंग प्रधान है, अवैध कब्जा कर रहा था और कब्जा नहीं कर सका तो उसने हाथ पैर बांधकर लोगों की पिटाई की है। प्रशांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम वापस कोशिश करेंगे प्रशांत से जुड़ने की। गणेश, ये वापस आपके पास ही आएंगे। मामला बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है इंदौर वाला। अब क्या लग रहा है, क्या जो वहाँ पे लोग हैं उसमें टकराव भी देखा जा सकता है किसी वर्ग विशेष और दूसरे वर्ग के बीच? हालांकि देखिए, अगर बात करें वर्ग विशेष द्वारा अगर टकराव की बात करें तो हालांकि पुलिस ने अब सामंजस्य बना चुकी है, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से इस चीज पर जो राजनीति हो रही थी उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है और इस बात को लेकर अब किसी तरह की राजनीति या फिर अन्य बातें नहीं की जा रही। लेकिन अगर बात करें तो अब जो अंकुश लगाने की बात है उस पर पुलिस पूरी तरह से हालांकि अब सफल भी साबित हो रही, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें, पूर्व की बात करें तो जरूर इस पर राजनीतिकरण किया जा रहा था, क्योंकि जिस कदर एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के व्यक्ति को घेराबंदी कर मारा गया और उसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और बिना शिकायत किए गए जो है या पुलिस को संबंधित थाने में या अधिकारियों को सूचना दिए गए बगैर उसका वीडियो बनाया गया और उसे मारपीट की गई, क्योंकि तमाम बातें उसके बाद सामने आई हैं कि उसका या तो आधार कार्ड पूरी तरह से गलत आधार कार्ड लेकर चल रहा था या फर्जी आधार कार्ड लेकर चल रहा था। तो हालांकि अपने ऊपर या किसी तरह के ऐसे कोई भी कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो भी कार्रवाई करनी थी पुलिस के द्वारा करवानी थी, लेकिन अब इस पर जो है इसके बाद की बात है तो हालांकि जब FIR की बात सामने आई थी तब जरूर मुस्लिम समुदाय द्वारा जरूर थाने का घेराव किया गया था, लेकिन अब जिस कदर एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी उसको पुलिस ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाब रही और यही वजह रही कि एक बड़ी सांप्रदायिकता को जिस कदर जो है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, जिस कदर उसको अंजाम देने की कोशिश की जाने वाली थी उस पर पूरी तरह से पुलिस ने अंकुश लगा दिया है। जी गणेश, ये जो लोग थे जिन्होंने मारपीट की है, ये लोग क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कौन सी पार्टी के लोग हैं?
किसने इनको हक दिया है कि आप ग्रुप में, टीम में जाएं और लोगों का नाम पूछें, लोगों की पिटाई करें? हाँ देखिए, अगर इनके राजनीति की बात करें तो जो व्यक्ति हैं, चाहे वो विनोद व्यास हो या फिर राजीव हो, आज जो 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन लोगों का वीडियो में भी साफ दिखा था कि 3 लोगों ने जो तस्लीम था उसके साथ तो अगर मारपीट की थी, अगर उसकी बात करें तो हालांकि अब जो है, जो व्यक्ति हैं वो हिंदू संगठन से बिलोंग करते हैं और एक हिंदूवादी नेता हैं, जो कि हालांकि अगर पार्टी जैसे ताल्लुकात की बात करें तो जरूर उनके भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात कहीं ना कहीं निकलते हैं, या फिर पिछले उनके फोटो या फिर किसी भी चीज पर सोशल मीडिया के तमाम पोस्टों पर देखा जाए तो किसी राजनीतिक पार्टी से जरूर बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन है वो लोग, और उनका हिंदूवादी संगठनों का लगातार जो है इस कदर लव जिहाद को लेकर बात करें या फिर इन तमाम बातों को लेकर आवाज जरूर उठाते रहे हैं। और इसी को लेकर अब जो है जो घटना सामने आई है, शायद इससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि हिंदूवादी संगठन जो है उसी बात को लेकर मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जो चूड़ी बेचा जा रहा था एक हिंदू बहुल क्षेत्र में, वहां पर इसी बात को लेकर या तो फिर वीडियो बनाया गया होगा या उसके साथ मारपीट की गई होगी। जी, हिंदुत्व के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर पिटाई कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और जो पुलिस है वो एक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करती है। एक संदेश भी समाज में ही जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। बहरहाल आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश उज्जैन से। योगेश, अपनी बात कहिए। उज्जैन से बात कर रहा हूँ सर, योगेश सिंह। जी योगेश, अपनी बात कहिए। सर मेरा कहना यह है सर कि हम भी सर बाहर से बिलोंग करते हैं, यूपी से, कि कोई भी सर नया व्यक्ति जाता है किसी के घर पर भी, मेरे यहाँ भी सर किराएदार रहते हैं, तो सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो सर मेरा कहना यह है कि हम भी सर बाहर से बिलोंग करते हैं, यूपी से, कि कोई भी सर नया व्यक्ति जाता है किसी के घर पर भी, मेरे यहाँ भी सर किराएदार रहते हैं, तो सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो सर बिल्कुल, अगर आप कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो आपको अपनी आईडीज वगैरह देना अनिवार्य होता है। बहरहाल सुबह बोलेगा में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं से कहा कि वर्तमान में हम अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक निकासी समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी हम इसे समाप्त कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की तय सीमा करीब आ गई है। वहीं आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अमेरिका समेत अन्य देशों की सेना की पूरी वापसी सितंबर तक या उसके बाद मुमकिन हो पाएगी। ब्रिटेन ने इसके सीधे संकेत दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि तालिबान नेतृत्व काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने के अभियान के लिए और समय प्रदान करे। अफगानी अमेरिकियों और अन्य लोगों समेत अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए अमेरिका बड़ा अभियान चला रहा है। मसूद के विदेश में शिक्षित 32 साल के बेटे अहमद मसूद और कई शीर्ष अधिकारी घाटी में जमा। इनमें उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह शामिल हैं, जो राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ के जाने के बाद